मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं उज़्मा आशिक सखी सहेली शो में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सखी सहेली शो में हम ख़वातीन के मसाइल पर बात करते हैं, ना सिर्फ बात करते हैं बल्कि उनके मसाइल को भी सुनते हैं और कहीं न कहीं हम उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम आवाम की राय को भी शामिल करते हैं और आवाम इसके बारे में क्या तजावीज़ पेश करती हैं उसको भी शामिल करते हैं। इसके साथ-साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत जो कि हमेशा मेरे साथ मौजूद होती हैं, वो है मेरी प्यारी सहेली नबीला। नबीला जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आज चूँकि जिस मौज़ू पे हम बात करेंगे उसका इनके साथ गहरा रिश्ता है, यानी दिल का रिश्ता है। मैं ये कहूँगी कि इन्होंने दरस-ओ-तदरीस के मामलात में भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की की। ना सिर्फ़ इन्होंने खुद इल्म हासिल किया बल्कि अपने बच्चों को भी इल्म हासिल करवाया और करने में उनको एनकरेज किया। इसके साथ-साथ दूसरी ख़वातीन को भी एनकरेज करती हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी दरस-ओ-तदरीस में ख़िदमात जो हैं सरअंजाम दी हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ नबीला को। नबीला कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया उज़्मा। आज सखी सहेली के शो में हम दोबारा से इकट्ठे हैं और एजुकेशन के मौज़ू पे बात कर रहे होंगे और ये वाक़ई ये मौज़ू जो है मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं समझती हूँ कि अगर हमारे माशरे में तालीम की अहमियत को समझा जाए, तो इससे बहुत से मसाइल जो हैं उनका हल मुमकिन है। तो हम आगे देखते हैं कि आज का शो कैसा चलता है। नबीला मैंने अपने तजुर्बे में देखा है कि बहुत सारे मसाइल तालीम ना होने की वजह से हैं। तो मुझे ये बताएँ कि एजुकेशन के लिए क्या मेयारात हैं पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान में एजुकेशन का मयार इतना बेहतर तो नहीं है। अगर हम इंटरनेशनली देखें, तो जो दुनिया की पहली बेहतरीन 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान में से कोई भी यूनिवर्सिटी उस लेवल पे नहीं आती। पर अगर मैं सिर्फ़ इब्तदाई तालीम की ही बात करूँ, तो हमारे यहाँ जो 5 से 16 साल की उम्र के बच्चे हैं, ख़ास तौर पे मैं 5 से 16 साल की उम्र का बच्चा इसलिए ले रही हूँ, क्योंकि हमारा जो आइन का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 ए है, वो कहता है कि 5 से 16 साल के सारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों में हों और गवर्नमेंट की तरफ से उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। तो इस उम्र की रेंज के जो बच्चे हैं 5 से 16 साल के, वो 22.8 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। ये इस उम्र के बच्चों का 44% बनता है। अच्छा नबीला, आपने ये बात की कि बच्चे हमारे स्कूलों से भी बाहर हैं। ऑब्वियसली जब स्कूल में बच्चा आता है तो उसके पीछे ख़वातीन का ही हाथ होता है ना, एक बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजना ख़वातीन के हाथ में होता है। कहते हैं कि माँ पहली दर्सगाह है बच्चे की। तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि आप किससे इंस्पायर हुई थीं जो आपने एजुकेशन हासिल की और अपनी औलाद को आपने इतनी एजुकेशन दी है? तो कैसे आप किससे इंस्पायर थीं? उसमें मेरी अम्मी स्कूल टीचर थी, तो उनका बहुत ज़्यादा रुझान था कि उनके बच्चे अच्छा पढ़ें। मतलब उस दौर में कई उनकी साथी टीचर्स उनको कहती थी कि बच्चियों को भी टीचर्स ट्रेनिंग कराएँ और स्कूल में पढ़ाएँ ये, लेकिन मेरी अम्मी कहती थी नहीं, मेरी बड़ी ख़्वाहिश है कि मेरी बेटियाँ मास्टर्स करें। तो फिर हम सबने मतलब मैंने तो 1 की बजाय 3 मास्टर्स किए, 2 यहाँ से किए, 1 अमेरिका से किया। अच्छा। मेरी जो मुझसे छोटी बहन है उसने अमेरिका की सैन डिएगो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है लीडरशिप में। तो इस तरह हमारे तो माँ का बहुत था कि बच्चियों को तालीम हासिल करनी चाहिए। तो वो हम लेकिन ये देखें कि अगर एक पढ़ी-लिखी माँ है, तो वो अपने बच्चों की तालीम पे ज़्यादा बेहतर तवज्जो दे सकती हैं। मेरी कोई बेटी नहीं है, बेटे हैं मेरे दोनों, लेकिन वो बड़े की पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है, छोटा अभी उसकी सिर्फ़ डिसर्टेशन रह गई है। तो यानी ये कि मैंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी उनकी पढ़ाई पे। तो अगर जो हमने शुरू में बच्चों की तालीम की बात की है, वो इसी वजह से की है कि अगर आज की बच्ची पढ़ी-लिखी होगी, तो कल को वो पढ़ी-लिखी माँ बनेगी। क्योंकि बच्चियाँ ही तालीम जब जब उनकी प्राइमरी एजुकेशन नहीं होगी, तो वो हाई, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वहाँ तक कैसे पहुँचेंगी? तो जब पाकिस्तान में हालात ये हैं कि बच्चे ही 22.8 मिलियन बच्चे जो हैं, वो स्कूलों से बाहर हैं, बल्कि मैं आपसे ये ज़िक्र करना चाहूँगी कि 2 मिलियन बच्चियाँ जो माइनॉरिटी गर्ल्स हैं, अच्छा, अच्छा। जो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं, 2 मिलियन बच्चियाँ जो हैं, वो स्कूलों से बाहर हैं। उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी हैं। मतलब जो सब बच्चियों वाले फैक्टर्स हैं जैसे एक्सेसिबिलिटी का है
अपॉर्चुनिटी का है, वो तो है ही है, लेकिन जब हम माइनॉरिटी गर्ल्स की बात करती हैं, तो वो कुछ और लेयर्स हैं डिस्क्रिमिनेशन की और अंडर प्रिविलेज होने की, जो जो जिसका वो शिकार होती हैं। तो आपके ख़्याल में जो इतनी वर्स्ट कंडीशन है, अगर सेकंड हाईएस्ट है, हमारे जो लड़कियां एजुकेशन हासिल नहीं करती या ख़वातीन का इतना रोल है अपने बच्चियों के लिए रोल मॉडल बनने का, बेटियों को तालीम दिलाने का, तो आपके ख़्याल में क्या वजूहात हैं कि नहीं पढ़ पाती लड़कियां, तालीम हासिल नहीं कर पाती? बहुत बहुत सी इसकी वजूहात हैं, जैसे कल्चरल वजूहात हैं। एक ये कि बच्चियों के महफूज होने का मसला होता है कि बच्चियाँ महफूज तरीके से घरों से स्कूल का जो रास्ता है ट्रांसपोर्टेशन का, या पैदल जा रही हैं, क्या रास्ते में वो महफूज हैं, नहीं महफूज। कुछ कल्चरली समझा जाता है कि लड़के तालीम हासिल कर लें, उन्होंने तो कमाना है, अच्छी जॉब पे लगना है, लड़कियों ने तो घर ही चलाना है, हाँ, हांडी बिल्कुल चूल्हा ऐसे ही करना है। है, इसलिए उनको तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर बच्चियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है। मतलब ये भी स्टडीज़ से इम्प्रूव्ड है, यूनिसेफ की स्टडी है कि जो बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती, उनकी शादी बनिस्बत उन बच्चियों के जो स्कूल जाती हैं, जल्दी हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सी वजूहात हैं, बिल्कुल। तो नबीला, ये तो हमने एजुकेशन, ख़वातीन के एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, बेटियों की एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि हमने अपनी राय शेयर किया एक दूसरे से, तो क्यों ना हम आवाम की राय जानते हैं कि लोग ख़वातीन की तालीम कितनी ज़रूरी है, उसके बारे में क्या कहते हैं। आइए नाज़रीन, अभी जानते हैं कि आवाम इस बारे में क्या कहती है कि ख़वातीन के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। आज के दौर में मर्दों से ज़्यादा ख़तून का तलीम हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि मर्द ने अल्टीमेटली एट द एंड वो जॉब सीकिंग या प्रोफेशन बेस्ड होता है, जबकि जो ख़ातीन होती हैं वो ना सिर्फ अपने आप को एजुकेट करती हैं, अपने घर को एजुकेट करती हैं, अपने बच्चों को एजुकेट करती हैं, फर्दर मोर अपने हस्बैंड को भी एजुकेट करती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपने किसी भी सिविलाइजेशन की पीक देखनी है, तो आप उसको देखेंगे कि उनकी जो वुमेन का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा होगा। एज हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश में वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बड़ा काम हुआ है, और उनका जो लिटरेसी रेट है वो पाकिस्तान से बहुत अच्छा है, इसलिए उनकी इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही है। आजकल के दौर के अंदर औरत का तलीम करना, हासिल करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि 100 में से 100 बटा उसका करना ज़रूरी है। रीज़न ये वाला है कि वो एक औरत नहीं होती, वो उस औरत ने पूरे ना पूरे ख़ानदान को साथ लेके चलना होता है, जिसके बीच में उसके इन-लॉज़ वाले आ जाते हैं, ख़ानदान के लोग आते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पढ़ी लिखी खातून होती हैं ना, वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती हैं और अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट कर सकती हैं। ख़वातीन का जो तालीम करना हासिल करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। आज के दौर में तो बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमें जो है हर चीज़ की अवेयरनेस होना लाज़िम है। औरतों को तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अवेयरनेस होना लाज़िम है, क्यों? क्योंकि उन्हें एक घरदारी भी चलानी होती है, उन्होंने आगे एक नस्ल को जो है वो चलाना होता है। या अगर माँ अनपढ़ है ना, तो उनके बच्चों के मार्क्स आप भी उठा के चेक कर सकते हैं। पढ़ी लिखी माँ है तो उनके बच्चों को भी आप चेक कर सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आजकल के ज़माने के अंदर हर माँ बाप को हर कंडीशन के अंदर अपने बच्चों के साथ साथ, बेटों के साथ साथ अपनी बेटियों को भी एजुकेशन ज़रूर देनी चाहिए, ताकि आपको ये वाली लोगों को रिश्तों में दिक्कत क्यों पैदा आती है, सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि लड़की की तालीम कितनी है। और जो भी माँ बाप है, जो भी ख़ानदान के लोग हैं, वो सिर्फ ये पहले चेक करते हैं कि ये जो हमारे घर में औरत आ रही है, क्या वो इस काबिल है कि वो हमारे आने वाली नस्ल को अच्छा एजुकेट कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि हर ख़तून को, हर एक लड़की को अच्छी एजुकेशन माँ-बाप का फ़र्ज़ है दिलवाना। तालीम के बगैर तो आपको पता ही है, जब जब तालीम नहीं होगा तो आने वाले वक्त में कोई किसी ने साथ में नहीं बिठाना। बहुत ज़रूरी है बच्चियों की तालीम हासिल करना आजकल तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा नबीला, लोगों की राय सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बड़ा पॉजिटिव बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पे मेन बड़ा पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि ख़वातीन की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उनके सर पे होती हैं, तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि आवाम की राय तो नेगेटिव नहीं है एजुकेशन के हवाले से। बिल्कुल, बिल्कुल उज़्मा, ये वाक़ई ये क्लिप जो था बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद अफ़ज़ा है कि सब लोग यहाँ पे तो तालीम को की अहमियत को बयान कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सिचुएशन है, क्या वो आप जानती हैं, और थोड़ा-सा भी कोई भी थोड़ी-सी रिसर्च करे तो पता चल जाता है। उम्मीद अफ़ज़ा बातें भी हैं, जैसे हुकूमत पाकिस्तान ने जब 18वीं तरमीम की है 2010 में, तो 25 ए आर्टिकल जो है वो इसमें ऐड किया गया है।
अच्छा। तो सारे सूबों पे ये पाबंदी है कि उन्होंने सारे सूबों ने इस पे लेजिस्लेशन की है कि बच्चे जो हैं वो स्कूलों में होंगे। तो इस अहमियत को उजागर तो किया जा रहा है, बिल्कुल। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जैसे एक आर्टिकल भी हो गया, लॉ भी बन गया, इम्प्लीमेंटेशन में क्या रुकावटें हैं? इम्प्लीमेंटेशन में फिर बच्चा तो फिर स्कूल से बाहर हैं, या बेटियां या ख़वातीन की एजुकेशन का जो मामला है वो फिर भी इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ स्कूलों में ड्रॉप आउट्स बहुत हैं। अच्छा। मतलब बच्चे स्कूलों में जो दाखिल करवाए जाते हैं, उनके दाखिले से ही मसाइल देख लें। कोई कल मुझे किसी से बात करने का इत्तेफ़ाक हुआ, तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम थी। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि अभी तो ये है कि स्कूलों में कहते हैं कि जो बे फॉर्म है वो स्कूल में दर्ज कराया जाएगा जब बच्चे का एडमिशन होगा। अच्छा। तो बहुत से हमारे देहातों में, रूरल एरियाज़ में पेरेंट्स जो हैं वो लापरवाही करते हैं और अपने बच्चों का बाकायदा अंदराज नहीं कराते। जब बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, तो पता कैसे चलेगा कि कितने स्कूलों की ज़रूरत है हमारी। फिर बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि कितने टीचर्स चाहिए हैं, बिल्डिंग्स कितनी चाहिए हैं। तो ये सारे मामलात जो हैं, ये हमें शुरू से लेके इनको आगे चलना होता है। फिर घरों का माहौल जो है, वो बच्चों के लिए पढ़ाई वाला हो। बहुत मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री है पाकिस्तान, काफ़ी आबादी जो हमारी है, वो गुर्बत के खत से नीचे ज़िंदगी गुज़ार रही है। बिल्कुल। तो लोगों के पास इतने रिसोर्सेज़ ही नहीं होते। यहाँ पे ये एक फैक्टर है तो सही, पर फिर भी मैं अपनी सहेलियों को देने के लिए एक तरग़ीब और उनको इस तरफ राग़िब करने के लिए ये बात कहूँगी कि गुर्बत के लिए को रीज़न बना के तालीम को इग्नोर नहीं करें, किसी और तरफ से सैक्रिफ़ाइस करें, क्योंकि एक तो ये है कि गवर्नमेंट के स्कूल्स में तालीम जो है वो फ्री है। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, एक सहेली का नाज़रीन हमें ख़त मौसूल हुआ है, जो हम चाहेंगे कि अपने प्रोग्राम में पढ़ें। हमारी एक सहेली इस्लामाबाद से लिखती हैं कि शुक्र है ख़वातीन के मसाइल के लिए खुदा ने आपको उठा खड़ा किया है और मुझ जैसी औरतें अपना गम आपके साथ बांट सकती हैं, ताकि ये दुख किसी और की तरक्की में रुकावट ना बने। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरा ताल्लुक़ एक मतवस्त ख़ानदान से था। मेरे वालिदैन ने मेरी परवरिश खूब तरीके से की और मैंने अपने बचपन के दिनों में तो दुखों का कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, मगर ये वो खुशी थी जो मुस्तक़बिल में जीने का एक अकेला सहारा थी। मैं मैट्रिक मुकम्मल करने के करीब थी और तभी से मेरे घर में ये बात शुरू हुई कि अब मुझे बावर्ची खाने की ज़िम्मेदारियां संभालनी चाहिए। जितना पढ़ना था पढ़ लिया। मैंने ज़िद की कि मुझे आगे पढ़ना है, मगर मुझे डांट के चुप करवा दिया गया कि हमारे घरों में जवान लड़कियां पढ़ती नहीं बल्कि घरों के काम संभालती हैं, और तुमने आगे पढ़कर करना क्या है? कुछ साल बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। ससुराल में पढ़ाई नहीं, खाने पकाने और घर संभालने का हुनर ही काम आएगा। अपनी माँ से कुछ सीख लो। आखिरकार मेरी शादी हो गई, लेकिन कुछ साल बाद ही मेरे शौहर की डेथ हो गई। मैं अकेली बेसहारा औरत के कंधों पर 3 बच्चों की जिम्मेदारियां थी। कुछ अरसे बाद मैं और मेरे बच्चे उस घर में बोझ समझे जाने लगे और आखिरकार मुझे कमाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। काश मुझे और पढ़ने दिया जाता तो शायद आज मुझे ये दिन देखने ना पड़ते। आपकी नज़र में मुझ जैसी औरत के इस मसाइल का क्या हल हो सकता है? आपकी सखी सहेली। जिन सखी सहेली ने ये ख़त हमें भेजा है, उनको मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने दिल की बात हमसे शेयर की है। इससे पहले कि हम इस ख़त के बारे में बात करें, हम लेते हैं एक छोटी-सी ब्रेक।
जी नबीला, इस खत को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगी? ख़त के बारे में उज़्मा मैं ये कहूँगी कि एक तो मुझे 2 कंपैरिज़न नज़र आते हैं, जनरेशंस के कंपैरिज़न। यानी एक जब वो छोटी बच्ची थी, तो उसके पेरेंट्स ने तालीम की अहमियत को नहीं समझा। उन्होंने उसको कहा कि भई तुम्हें घरदारी सीखनी है और तुम्हें शादी करानी है। हालाँकि अगर कोई पढ़ा-लिखा बंदा है, तो वो बेहतर पूरी अपनी ज़िंदगी में के हर काम में, अपनी जॉब में, अपने घर की ज़िम्मेदारियों में, हर चीज़ में बेहतर होता है। तो उस वक़्त उसके वालिदैन ने इस चीज़ को नहीं समझा, पर अब जब ये खुद माँ है, तो ये समझ रही है कि अगर ये पढ़ी-लिखी होती, तो ये बेहतर कमा सकती थी। काम तो आप जैसे जानती हैं, कोई भी काम अच्छा-बुरा नहीं है, सब काम हुँ। हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, सब काम करने वाले रिस्पेक्टेड हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनमें रिवार्ड ज़्यादा मिलता है। अगर ये पढ़ी-लिखी होती, किसी जगह पे लेक्चरर लगी होती, अपनी बेहतर तनख़्वाह लाती, अपने बच्चों की स्कूलिंग बेहतर कर पाती, उनकी न्यूट्रिशन का बाकायदा ख्याल ख़्याल रख रख पाते हैं। पाती, हुँ। उनकी हेल्थ का बच्चों की का ख़्याल रख पाती। अगर ये जॉब पे हैं तो उनकी बच्चों के लिए कोई मेड का इंतज़ाम कर सकती। अब जैसे इनके हस्बैंड नहीं हैं मिसाल के तौर पे और अब ये डोमेस्टिक वर्क में इन्वॉल्व हैं, ये लोगों के घरों में काम करने जाती हैं। अब ये हम नहीं जानते कि उनके बच्चों को उन दिनों में कौन रख रहा है। इस बिल्कुल तरह ऐसे से ही। बच्चे इग्नोर होते हैं और जब इस तरह बच्चे इग्नोर होते हैं, उनकी प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं हो पाती, तो फिर बच्चों के बहुत से मसाइल सामने आते हैं। बच्चों की एजुकेशन जो है वो मुतासर होती है। अब अगर ये डोमेस्टिक वर्क में इन्वॉल्व हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगी? अपनी बेटियों को अपने साथ काम पे ले जाएँगी, बेटों को कहीं पे रखवा देंगी। वो एक विशियस सर्कल जो है ना डोमेस्टिक लेबर का, वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये पढ़ी-लिखी होती, किसी स्कूल में पढ़ा रही होती, तो अपने बच्चों को साथ स्कूल ले जाती। हाँ। तो इस तरह से तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है, पर अब हम इन बहन से यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों के लिए जिस तरह भी सैक्रिफ़ाइस कर सकें, जो जो भी तरीका लगाएँ, अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें। बिल्कुल, जब पढ़ाएँ ये बेटियों को। बिल्कुल, अपनी लड़कियों को और लड़कों को उन दोनों को स्कूल भेजें ताकि बच्चे पढ़े-लिखें और उनको आगे इन हालात में से ना गुज़रना पड़े जिनमें से ये गुज़र रही हैं। अपने टाइम टेबल को कुछ इस तरह से मैनेज करें कि जब बच्चे स्कूल में हों, तो ये काम पे हों, बाद में जब इवनिंग में बच्चे घर आएँ, तो बच्चे इग्नोर नहीं हों, बच्चों का ख़्याल रख पाएँ। और फिर एक मैं उनसे ये बात करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट के बहुत से प्लान्स हैं, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, बैतुल माल के कुछ वज़ाइफ होते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों के कुछ वज़ाइफ होते हैं, जो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जब बच्चियाँ स्कूल जाती हैं तो उनको कुछ स्टाइपेंड में मिलता है। ऐसे तो ही। ऐसी चीज़ों के बारे में भी इन्फॉर्मेशन हासिल करें। फिर अपने बारे में भी क्योंकि कुछ फैमिलीज़ की भी मदद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ की जाती है, बच्चों के स्कॉलरशिप्स का होता है, तो इन चीज़ों पे ज़रूर फ़ोकस करें और इन चीज़ों का ख़्याल करें, अपनी कम्युनिटी में से जानने की कोशिश करें कि कहाँ पे इनको फ़ैसिलिटेट किया जा सकता है। और यहाँ पे ज़िंदगी का एंड तो नहीं है, बिल्कुल। इनकी ज़िंदगी का भी एंड नहीं है। मतलब यहाँ पर ये कोई स्किल डेवलप कर सकती हैं, लर्निंग कर सकती हैं, शाम के टाइम कोई दाखिला ले सकती हैं वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ऐसे भी कोई ख़वातीन के प्रोग्राम्स होते हैं। मैं एक ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ कंसल्टेंट हूँ जो डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो वो ऐसी ख़वातीन को आइडेंटिफ़ाई करके जिनको इकोनॉमिक हेल्प की ज़रूरत होती है, तो उनको उनकी स्किल देखते हुए कि उनके पास क्या तजुर्बा है, उस पे वो फिर लोन लोन भी नहीं बल्कि बाकायदा सिर्फ़ ग्रांट दे देते हैं। जो उन्होंने 50,000 ग्रांट देना है वो वापस नहीं लेते। तो अच्छा। उसके बाद वो ख़ातून पे है कि वो कोई करियाना की दुकान खोल ले, अगर उसको कुछ ब्यूटिशियन का पता है तो उसका कुछ सामान खरीद ले, अगर वो कोई और फ़न नहीं जानती तो कोई मवेशी ले ले, छोटी-सी गाय ले ले, कोई बकरी ले ले, कुछ इस तरह के काम तो इस तरह से ये एक साइड पे भी काम हो सकता है। मैंने खुद केस स्टडीज़ पढ़ी हैं, जिन अच्छा। पे ख़वातीन जो डोमेस्टिक वर्कर्स थी उन्होंने साथ में कुछ इस किस्म का भी स्किल कर सीखते लिया हैं। और हुँ। उससे उनके तो मैं ये तो नहीं कहती कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन उस जगह भी हेल्प प्रोवाइड कर सकती है, इस्लामाबाद में भी जहाँ से इन्होंने ख़त लिखा है। लेकिन ये अपने एरिया में मौजूद जो रिसोर्सेज़ हैं, उनको सर्च करने की कोशिश करें। देखें कि अगर ऐसी कोई हेल्प मिलती है अगर किसी चर्च या पैरिश के साथ उनका ताल्लुक है या बैतुल माल के साथ ताल्लुक है, रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं वो भी हेल्प कर हेल्प देते करते हैं। हैं, तो ऐसे ही इस है। तरह से अपने सिलसिले को आगे बढ़ाएँ और बच्चों की तालीम पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें।
अच्छा, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है मुख्तलिफ़ अदारों में जाने का, जहाँ पे शेल्टर होम्स में बहुत सारी बेवा हैं, वो जो अपने बच्चों के साथ रह रही होती हैं। तो कई दफ़ा वो कह रही होती हैं कि अगर हमें कोई सिलाई मशीन दे दे, तो हम अपना काम करके अपने बच्चों का पेट पाल सकती हैं। लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज़ भी नहीं होते कि वो ये चीज़ें जो हैं हासिल कर सकें, जिनसे वो कोई छोटा-मोटा बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकें या काम कर सकें। तो आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है कि अगर अपने जो लीडर्स उनके जो भी जिस भी रिलीजियस हैं उनके करीबी कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनसे बात की जा सकती है और उनको कोई सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है ताकि वो अपनी इनकम रिसोर्स को बढ़ा सके। अच्छा, ये भी एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी इस खत को पढ़ के कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि बेटियां जो हैं वो अगले घर में जाके सिर्फ खाना ही उन्होंने पकाना है, तो और पढ़ाई का उससे कोई ताल्लुक नहीं है उनकी अगली ज़िंदगी के साथ। तो ये बड़ी एक कह सकते हैं कि डिस्करेज करने वाली बात है। ये तो एक किसी बड़े शहर की बात है, इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं हम। कल ही मुझे एक खातून मिली और कहती हैं कि इतना डिस्करेज लोग कर देते हैं कि हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं, तो लोग कहते हैं ले इसकी पढ़ाई कब ख़त्म होनी है। मतलब मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी कि जो वालिदैन अपनी बेटियों को तालीम दे रहे हैं, लोग उनके वालिदैन को डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं। कि आपने इसकी शादी कब करनी है, आपने इसको इसकी क्या कमाई खानी है, जो आप इसे पढ़ा रहे हैं। तो इस हवाले से क्या मैसेज देंगी? मैं तो ये समझती हूँ कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनकी बातें सुननी नहीं चाहिए। उनको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए कि भई आप तो हमें तो आपकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। और कमाई खाने में क्या हर्ज है? जब ख़ातून एक इंसान है, तो जिस तरह से मर्द कमाता है, उसी तरह उसको भी कमाना चाहिए। ये कोई गाली तो है ही नहीं है। ये तो कोई मसला है ही नहीं। अब बिल्कुल। मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगी हायर एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि हुँ। सखी सहेलियाँ हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, तो हम जो सिर्फ़ बच्चों के बाद जब वो हाई स्कूल से बच्चियों ने पढ़ लिया, अब कॉलेज दाखिले का वक़्त है। तो कॉलेज में दाखिले के लिए एक बात तो ये है कि माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए कॉलेजेस में, प्रोफ़ेशनल स्कूल्स में दाखिले के लिए 2% कोटा है। तो अच्छा। मतलब मेरिट पे अगर थोड़ा इन केस। मार्क्स कम भी हैं, तो वो कोटे में हमारी बच्चियाँ जा सकती हैं। लेकिन कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो मेन स्ट्रीम में कम्पीट करें, ताकि अच्छे स्कॉलरशिप्स मिलें मिले, उनको हाँ। और अच्छी तालीम वो हासिल करें। एफसी कॉलेज से मेरे जानने वालों की एक बेटी थी, तो उसने इन वो यूएस का येस प्रोग्राम है, उसके लिए अप्लाई किया, तो वो यूएस में 1 सेमेस्टर पढ़ के आई है। ह हंगरी की एम्बेसी ने बहुत सारे स्कॉलरशिप्स रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की जो पाकिस्तान में बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उनके लिए अनाउंस किए हुए हैं। अच्छा, तो जब ज़बरदस्त। हमारे बच्चे अच्छा रिज़ल्ट शो करेंगे, तो उनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ मेजॉरिटी के बच्चों से भी ज़्यादा हैं बाहर जाने की और स्कॉलरशिप्स की। तो हमें इस बात पे डिसहार्ट नहीं होना चाहिए कि हमारे रिसोर्सेज़ कम हैं और हम नहीं पढ़ सकते। मैं इस हकीकत से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रही कि ये मसला है। एक माइनॉरिटी के लोगों का आम तौर पे लोअर क्लास से ताल्लुक है और हुँ। का रिसोर्सेज़ की जो कमी अपॉर्च्युनिटीज़ भी कम है, है। रिसोर्सेज़ की कमी से हमारे बच्चे अनपढ़ रहते हैं। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बच्चियाँ हैं, उनकी पढ़ाई कम होने में एक फैक्टर ये है। दूसरा वही है जो प्रोटेक्शन का फैक्टर है, हुँ, कि जब बिल्कुल, माँ-बाप दोनों तहफ़्फ़ुज़। सफाई का काम करने चले जाएँगे, उसमें मेहनत कम मिलेगी, या मज़दूरी करेंगे तो उसमें मुआवज़ा कम मिलेगा और टाइम उनका बाहर ज़्यादा लगेगा, तो बच्चे इग्नोर होंगे। फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बच्चियाँ जो हैं, उनके लिए एक चीज़ जो है, वो ये भी डिप्रेशन का बायस बनती है कि हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, वो बायस्ड है, हुँ, एक रिलिजन की तरफ। हुँ, बायस्ड है, एक रिलीजन को प्रायोरिटी दी जाती है, करिकुलम में ऐसी चीज़ें हैं, जिससे माइनॉरिटी के बच्चे जो हैं वो डिसहार्ट होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हम एडवोकेसी करते हैं कि हम गवर्नमेंट लेवल पे जो एजुकेशन सिस्टम है, इसको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बनवाएँ अच्छा। और बच्चे जो हैं वो हम जो मसीही बच्चे हैं, हिंदू बच्चे हैं, सिख बच्चे हैं, वो भी स्कूलों, कॉलेजों में उसी तरह से महफूज़ और अच्छा फ़ील करें, खुश फ़ील करें, जिस तरह से मेजॉरिटी के बच्चे करते हैं। फिर माइनॉरिटी के बच्चों को एक फ़ोर्स्ड कन्वर्जन का इश्यू भी होता है कि यूजुअली माइनॉरिटी की बच्चियों को घरों से निकलने नहीं देते कि हाँ, बाहर। ये रास्ते सिंध में में जाना। मैंने रिसर्च एक पढ़ी थी कि सिंध के इलाके में हिंदू लोगों ने
ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि हम अपनी बच्चियों को प्राइमरी के बाद पढ़ाते ही नहीं हैं, कि बच्चियां अगर बाहर निकलेंगी तो फिर ये कन्वर्जन वाला मसला होगा। तो ये एक इशू जो है ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो इस तरह के इश्यूज जो हैं ये माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन के हवाले से मैं ख़ास तौर पे सामने लाना चाहती हूँ कि इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को भी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। हमारे जो चर्चेज़ हैं, हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको भी इस पे सोचने की ज़रूरत है और हमारे पेरेंट्स को ज़्यादा अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव होने की और विज़नरी होने की ज़रूरत है कि इन सारे हालात में रहते हुए भी कौन-सी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जिनको वो अवेल करें, तो उनके बच्चे बेहतर पढ़ सकते हैं। और माइंडसेट चेंज करने की भी ज़रूरत है कि जी। कल्चरल चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने पहले ही बताया कि घरों के काम हम सबको करने पड़ते हैं, बिल्कुल। वो करना अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ अगर एजुकेशन शामिल हो जाए तो वो और अच्छे तरीके से हो सकती हैं चीज़ें। तो ये कोई डिस्करेजमेंट वाली बात नहीं है, घर का काम करना भी बहुत अच्छी बात है, घरदारी भी सँभालनी ज़रूरी है और साथ-साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, इल्म भी बिल्कुल। ज़रूरी है। अभी पिछले दिनों मेरा एक्सपीरियंस हुआ है साउथ पंजाब में काम करने का और मैंने जो छोटी उम्र की लड़कियाँ हैं, उनके साथ कुछ इन डेप्थ इंटरव्यूज़ किए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे एरिया के अंदर 5वीं क्लास के बाद स्कूल नहीं है। 5वीं क्लास के बाद अगर स्कूल है, तो उसमें ट्रेन्ड उस्ताद नहीं है और अगर स्कूल होगा, हाई स्कूल तो वो दूर होगा और उसके लिए रास्ते में आने-जाने की रुकावटें हैं, ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे आपने कहा कि कहीं किसी जगह पे फ़ोर्स्ड कन्वर्जन का खौफ़ है और किसी जगह पे वैसे ही बच्चों के दिल में खौफ़ पैदा किया जाता है कि अगर आप अकेली स्कूल जाएँगी तो आप किडनैप हो जाएँगी, आपको कुछ हो जाएगा। तो वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, जो स्कूल गोइंग हैं, उन्होंने मुझे ये खुद रिपोर्ट किया है कि हमें इस तरह कहा जाता है। तो मेबी कहीं न कहीं वो थ्रेट महसूस करते हैं लोग कि हम कहाँ से इनका खर्चा पूरा करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का। अब एजुकेशन तो फ्री है सबके लिए स्कूल के अंदर, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट्स नहीं है, तो वो भी बहुत ज़रूरी हैं। तो जैसा कि इन सहेली ने जो हमें ख़त लिखा था, ख़ास तौर पर उन्होंने अपने मसले के अंदर एजुकेशन के इश्यू को हाइलाइट किया, तो उन्होंने ये ख़त इसलिए लिखा था ताकि हम ख़वातीन को ये पैगाम दे सकें कि बच्चों की, बेटियों की तालीम कितनी ज़रूरी है। तो आवाम की राय को भी जाना। तो यहाँ पर आके मैं ये कहूँगी कि माँ-बाप को एक मैसेज देना चाहूँगी कि कभी-कभी हमें लगता है कि बेटियों की एजुकेशन पे क्यों इन्वेस्ट करें? इन्होंने कौन-सा हमें कमाई करके खिलाना है बाद में? क्या बेनिफिट हमें देना है? इस चीज़ का ख़्याल रखें कि उनका भी राइट है, एजुकेशन एक राइट है, हक़ है, जो उन्हें मिलना चाहिए। अ, जैसा कि आपने ख़त भी सुना कि किन मसाइल का बाद में ख़वातीन शिकार हो जाती हैं अगर उन्होंने एक स्किलफुल जो है तरबियत हासिल ना की हो या तालीम हासिल ना की हो। यहाँ पर मैं एक बाइबल की आयत मुझे याद आ गई कि इमसाल में लिखा है कि ए मेरे बेटे मेरी तालीम को फ़रामोश ना कर। यानी कि तालीम कितनी ज़रूरी है। यानी खुदा चाहता है कि इंसान उसकी कलाम को सुने, उसकी तालीम को फ़रामोश ना करे। इसी तरह एजुकेशन ना सिर्फ़ रूहानी बल्कि जो कि फ़ॉर्मल एजुकेशन है उसकी भी ज़रूरत है। और जब हम बात करते हैं अ, हम यीशु मसीह की डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, उनके बचपन का ज़िक्र है मत्ती की किताब में और लिखा है कि जैसे मसीह यीशु कदो-कामत में बढ़े, हिकमत में भी बढ़े, तालीम में भी बढ़े। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है, तो ना सिर्फ़ उसको जिस्मानी बल्कि रूहानी के साथ-साथ उसको विज़डम और हिकमत की भी ज़रूरत है। और वो हिकमत कहाँ से आती है? वो हिकमत तब आती है जब एक बच्चा तालीम हासिल करता है, जब एक बेटी तालीम हासिल करती है। तो जब एक बेटी तालीम हासिल करती है, तो वो अपने आगे जो जनरेशन है उसको तालीम याफ़्ता बनाती है और जब कोई शख़्स या ख़ातून तालीम याफ़्ता होती है, तो हमारा मुआशरा तरक्की करता है। क्योंकि उस मुआशरे की तरक्की के साथ बहुत सारे अनासर जुड़े होते हैं कि जो हमारी जो नेगेटिव रवैये हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, हमारे कल्चर में बेटरमेंट आ सकती है और हमारे मुल्क में जो इतना बच्चा स्कूल से बाहर है वो बाहर नहीं होगा, वो स्कूलों के अंदर होगा, एजुकेटेड होगा और स्किलफुल होगा। इसमें हमारे मुआशरे में बहुत सारी बुराइयाँ भी कम हो सकती हैं। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करें, मिस नबीला का मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें अपना वक्त दिया और अपने तजुर्बात हमसे शेयर किए। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं अगले शो में। खुदा हाफिज़।